जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube क्लास में। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग देखेंगे दृष्टि IAS के द्वारा जो 72वें BPSC का आपका टेस्ट कराया जा रहा है उसका आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 9। ध्यान में रखिएगा, टेस्ट नंबर 9 होने वाला है वो आपका जनरल स्टडीज़ का होने वाला है। क्या चीज़ का? इकोनॉमी होने वाला है, पॉलिटी होने वाला है, करंट अफेयर्स होने वाला है, जनरल मेंटल एबिलिटी का होने वाला है। ध्यान रखिएगा, अगर आज आपका पार्ट 1 अब पार्ट 2 के थ्रू होने वाला है। आज आपका होगा पार्ट 1 में 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न तक आपका इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। अब पार्ट 2 हम लोग देखेंगे कल। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो भैया आपसे प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। हम हर एक क्वेश्चन का उसका आंसर बताएंगे, उसके बाद हम आपका उसका व्याख्यान देते चलेंगे। ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है? विश्व मोटापा एटलस 2026 का विषय है। क्या है? विश्व मोटापा एटलस 2026 का विषय है। तो बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए 8 बिलियन क्या है रीजन्स टू एट ऑन ओबेसिटी हो जाएगा। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग वीडियो को कम से कम 1.5x पे कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में देखिएगा तो थोड़ा सा टाइम थोड़ा कम लगेगा और समझ में थोड़ा ज़्यादा आएगा। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बारे में आप व्याख्या देखते हैं। देखिए विश्व मोटापा दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, विश्व मोटापा दिवस 2026 का विषय क्या था? तो इसका विषय था आपका कि मोटापे पर कार्रवाई करने के 8 अरब कारण, जो मोटापे से वैश्विक बोझ और इस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देता है। ध्यान रखिएगा, इसका हो गया मोटापे पर नियंत्रण करना। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम सेमीकंडक्टर सुविधा हाल ही में उद्घाटन किया गया है। बताइए भारत की प्रथम सेमीकंडक्टर सुविधा हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो ये आपका कहाँ किया गया? तो ध्यान में रखिएगा, सांसद आपका गुजरात में किया गया था। कहाँ किया था? सांसद आपका गुजरात में किया गया था। ध्यान रखिएगा। देखिए इसका व्याख्या हम लोग सुनते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांसद में देश की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ प्रश्न नंबर 2 की ओर, 3 की ओर। बताइएगा भारत का कौन सा राज्य 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया है? बताइए, यानी कि कौन सा भारत का कौन सा राज्य जो 16 वर्ष के कम उम्र के लिए प्रतिबंध लगा दिया सोशल मीडिया के लिए? बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कर्नाटक। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका व्याख्या हम लोग सुनेंगे, आंसर बताएंगे, उसके बाद हम आपका कुछ व्याख्या बता देंगे ताकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छा से समझ में आ सके। देखिए कर्नाटक 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह फैसला बच्चों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचने को नियंत्रित करने के लिए चलाए जा रहे हैं। यह बड़े अभियान का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बच्चों बहुत बिगड़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत कम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसीलिए बच्चों लोग के लिए सोशल मीडिया बैन करने का नियम लगाया। 4 नंबर प्रश्न देखिए, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? मतलब किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है। किसके बारे में? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, बालेंद्र शाह जिन्होंने बालेन के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP के नेता हैं। यह पार्टी नेपाल में नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये एकदम। बताइए भारत में T20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड को हराकर जीता। बताइए कितने रनों से जीता था? ये बहुत से आदमी ये आप नहीं जानते हैं, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 96 रनों से जीते थे। कितने जीते थे? 96 रनों से जीते थे। चलिए इसका हम लोग व्याख्या थोड़ा सा बढ़िया से देखते हैं। देखिए भारत ने 8 मार्च को, कब? 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया था। ध्यान में रखिएगा, भारत इसका लगा के कितना बार चैंपियन बना है T20 का? तो आपका तीसरी बार बना है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्या स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, बेंगलुरु भारत में। कहाँ किया गया था? आपका बेंगलुरु भारत में किया गया था। देखिए अंतरिक्ष यान मिशन संचालन
पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण 8 से लेकर 10 अप्रैल 2026 को भारत के बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? तो 8 से लेकर 10 अप्रैल 2026 को भारत के बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहीं से हमसे पढ़ने से अगर दिक्कत हो जाता है तो आप लोग बात को समझिए भैया, हम भी एक इंसान है, हमसे भी गलती हो सकता है, हमसे भी पढ़ने में दिक्कत हो सकता है। देखिए 7वां प्रश्न है, रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026 के अनुसार क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापित क्षमता के मामले में भारत अब क्या है वैश्विक स्तर पर कितने स्थान पर हैं? बताइए कितने स्थान पर हैं? तो ये आपका हो जाएगा तीसरे स्थान पर। कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है, ध्यान में रखिएगा। चलिए माफ़ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की ओर। केंद्र सरकार के सभी राज्य और केंद्रीय प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे नए या अतिरिक्त क्या है HFC उत्पादन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देना बंद कर दे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा भैया, तभी आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्रीय प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे नए या अतिरिक्त HFC उत्पादन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देना बंद कर दे। बताइएगा इसका सही उत्तर आपका कब हो जाएगा? तो ये आपका 31 दिसंबर 2027 के बाद। कब? 31 दिसंबर 2027 के बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका हम लोग व्याख्यान देखते हैं। ये भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रीय प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे 31 दिसंबर 2027 के बाद नए अतिरिक्त HFC उत्पादन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देना बंद कर दे। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 9 के, लेकिन वीडियो आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया था। बताइए 9वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? बताइए कहाँ किया गया था? तो ये आपका मॉरिशस में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो आपका मॉरिशस में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। देखिए 9वीं हिंद महासागर कॉन्फ्रेंस OIOC 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इंडिया फाउंडेशन द्वारा मॉरिशस सरकार के सहयोग से किया गया था। यह कॉन्फ्रेंस 10 से 12 अप्रैल 2026 तक मॉरिशस में आयोजित हुई थी। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन किस आयु में हुआ था? बताइए प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन किस आयु में हुआ था? किस आयु में हुआ था? तो सबको पता है 92 की उम्र में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। देखिए महान पार्श्व गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल को मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अपने शानदार करियर के दौरान उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण और 2001 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी शामिल हैं। ध्यान रखिएगा। क्योंकि जितना डिफिनेशन में पढ़ा रहे हैं भैया उतना डिफिनेशन में कोई नहीं पढ़ाता है यूट्यूब पे। 1 से 1.5 घंटा कोई करने में लग जाता है इसका। इसीलिए बोलते हैं भैया प्लीज़ सपोर्ट कीजिए यार, अपना भाई को थोड़ा सा सपोर्टे की ज़रूरत है और कुछ का ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलान करने वाला है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए बताइएगा 11 नंबर प्रश्न है। सूची 1 में अनुच्छेद दिया हुआ है, सूची 2 में आपका विषय वस्तु दिया हुआ है। ध्यान में रखिए आपका पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ से आप एंटर कर गए हैं। बताइएगा अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है, किस वस्तु से संबंधित है? तो अनुच्छेद 38 जो है आपका ये जन कल्याण को बढ़ावा देना तथा असमताओं में कमी करना। ध्यान में रखिएगा। एक ये 38 हो जाएगा आपका, 2 में हो जाएगा। ध्यान में रखिए अनुच्छेद 39 का बी, तो ये आपका हो जाएगा जनहित के लिए भौतिक संसाधनों का स्वामित्व का नियंत्रण, बी हो जाएगा आपका 4 में हो जाएगा। ध्यान रखिए अनुच्छेद 42 ये आपका हो जाएगा 1 में हो जाएगा। कार्य का न्यायसंगत का मानवीय दशाएं तथा मृत्यु सहायता, और अनुच्छेद 47 आपका हो जाएगा पोषण स्तर, जीवन स्तर तथा जन संस्थाओं में सुधार करना। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ वीडियो थोड़ा पॉज कीजिएगा तो बढ़िया से आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। पॉलिटी है तो पॉलिटी में तो याद आप लोग को होगा ही। चलिए 12 नंबर प्रश्न है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मिलान करने बोल रहा है। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा
मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। देखिए मिलान करते हैं। देखिए एक में आपका DPSP प्रकार और उदाहरण है। देखिए समाजवादी सिद्धांत है, ये आपका हो जाता है संपत्ति के केंद्रीय का रोकथाम। अभी में आपका गांधीवादी सिद्धांत, ये आपका हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 80 में आपका उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत, ये आपका हो जाएगा ध्यान में रखिए न्यायपालिका सत्ता का कार्यपालिका से पृथक करना। और डी में आपका अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, ये आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 13 की ओर। देखिए यहाँ पर भी आपको मिलान करने वाला है। चलिए मिलान करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में क्या है? स्रोत। सूची 2 में क्या है? अपनाई गई विशेषता। ध्यान रखिएगा। चलिए मिलान करते हैं। एक में आपका ब्रिटिश संविधान, ये आपका हो जाएगा ध्यान में रखिए ब्रिटिश संविधान आपका किस में हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा संसदीय शासन में, यानी ये एक हो जाएगा 2 में। और 2 में अमेरिकी संविधान, ये अमेरिकी संविधान आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा ये हो जाएगा आपका मूल अधिकार। बताइए कनाडाई संविधान, कनाडाई संविधान आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था। डी में आपका सोवियत संविधान, ये आपका हो जाएगा ध्यान में रखिएगा मौलिक कर्तव्य। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को आप रोकिए और बढ़िया से पहले इसको याद कर लीजिए। चलिए देखिए इसको मिलान करना है 14 नंबर का। चलिए इसको भी साथ मिलाने करने वाला है। बताइए वो वहाँ दिया है वो यहाँ दिया है। चलिए मिलान करते हैं इसका 14 का। 3 1 2। देखिए सूची 1 में स्रोत दिया है, अंगीकृत विशेषता दिया हुआ है। चलिए मिलान कर दिए। पहले आंसर देखें क्योंकि सब इधर उधर दिया हुआ था। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935, ये आपका हो जाएगा राज्यपाल कार्यकाल और लोक सेवा आयोग। बी में आपका जर्मनी का वाइमर संविधान, ये आपका हो जाएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। देखिए आयरिश संविधान, ये आपका हो जाएगा 2 में हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 4 नंबर में क्या बोल रहा है? ये आपका हो जाएगा डी का हो जाएगा 4 में फ्रांसीसी संविधान, ये आपका हो जाएगा गणतंत्र और स्वतंत्र समानता तथा बंधुत्व का आदर्श। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग मिलान कर सकते हैं इसका। चलिए अब सही लाइन पर आ जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? क्या बोल रहा है? सही रूप से सुमेलित नहीं है इसमें। इस चीज़ पर आप लोग को फोकस करना है। चलिए करते हैं। देखिए एक में आपका है बंदी पथचीयकरण, ये आपका हो जाएगा को प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही है। बी में आपका है परमादेश, ये आपका हो जाएगा हम आदेश देते हैं, बिल्कुल सही है। सी में आपका अधिकार परीक्षा क्या है? सम्मानित होना, बिल्कुल गलत है। सी जो है आपका बिल्कुल गलत है। चलिए ध्यान रखें। देखिए अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा आपका क्या हो जाएगा? किस अधिकार से? यहाँ काट दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा आपका किस अधिकार से। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये आपका अधिकार परीक्षा हो जाएगा का अर्थ क्या है? किस अधिकार से इसका उपयोग किसी भी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के कानून अधिकार पर प्रश्न उठाने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा। डी में आपका है प्रतिषेध, ये आपका हो जाएगा निषेध करना, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल गलत था। उसका सही सोल्यूशन भी हम बता दिए हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए एक में आपका क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की रीट शक्ति, बिल्कुल सही सुमेलित है आपका एक। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 226 केवल मूल अधिकारों के लिए उच्च न्यायालय की रीट शक्ति, बिल्कुल गलत है भैया। ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल आपका गलत है। देखिएगा अनुच्छेद 226 जो है, अनुच्छेद 226 जो है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 26 क्या हो जाएगा आपका? उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के साथ अन्य कानूनी अधिकारों को के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए यह कहना गलत है कि वे उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। इसका सही सॉल्यूशन हम बता दिए हैं।
सी में देखिए आपका क्या अनुच्छेद 139 क्या है, संसद सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त रिट शक्तियाँ प्रदान कर सकती है, बिल्कुल सही है। डी में आपका है अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार के अधिक विस्तृत है। डी भी आपका सही है, यानी इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बी आपका सही सुमेलित नहीं है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ बोल रहा था सुमेलित नहीं है। उसका हम सही सोल्यूशन भी बता दें आप लोग को। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा यार, हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा तभी ना समझ में आएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 संरक्षण प्रदान करता है। क्या है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 20 संरक्षण प्रदान करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपका अभियुक्त व्यक्ति को क्या करता है, अभियुक्त व्यक्ति को प्रदान करता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 20 किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, अनुच्छेद 20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा गलत बोल रहा है या फिर सही बोल रहा है। थोड़ा आगे देखना पड़ जाएगा, 1 सेकंड रुक जाइए। इनमें से कौन सा सही है, सही कथन चुनने के लिए बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 20 के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए एक में क्या है, यह एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड के संरक्षण प्रदान करता है। बिल्कुल आपका एक जो है सो कथन एक बिल्कुल सही है। ध्यान रखें, कथन एक बिल्कुल सही है। कथन 2 में देखते हैं क्या है, यह प्रत्येक गवाह को किसी भी मामले में साक्ष्य देने संरक्षण प्रदान करता है। ध्यान रखिए, क्या कथन 2 आपका सही है, इस पर फोकस कीजिएगा। क्या कथन 2 सही है, तो ध्यान रखिए कथन 2 जो है आपका सही नहीं है। कथन 2 आपका सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 20 का 3 जो है, मामले में प्रत्येक गवाह को संरक्षण प्रदान नहीं करता है। ध्यान रखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, संरक्षण प्रदान करता है, ये संरक्षण प्रदान नहीं करता है, यानी 2 आपका गलत है। आपको 2 का सोल्यूशन भी बता दिए हैं, संरक्षण प्रदान नहीं करता है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक इसमें से आपका सही था। अगर कहीं भी हमसे अगर मिस्टेक होता भी है तो आप लोग छोटा भाई समझ के या फिर दोस्त समझ के आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच क्या संतुलन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन संविधान का मूल संरचना का हिस्सा है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, मिनर्वा मिल्स मामला। कौन सा हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जाएगा, मिनर्वा मिल्स मामला। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग व्याख्या से देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच समन्वय एवं संतुलन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। किस मामले में पंथ निरपेक्षता को संविधान के मूल संरचना का हिस्सा माना गया है। किस मामले में पंथ निरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया है, बताइए कौन माना गया है। तो ये आपका SR बम्बई मालवा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, SR बम्बई मामला। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा व्याख्या में देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए SR बम्बई बनाम महासंघ 1994 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि पंथ निरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। क्या है, मूल संरचना का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। हर एक प्रश्न का आप लोग को हम सोल्यूशन बताया जा रहा है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर का थोड़ा सा हम लोग 1 सेकंड रुक जाइए। 21 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका, चलिए मिलान करते हैं। देखिए सूची 1 में दिया अनुसूची और सूची 2 में दिया विषय वस्तु। ये छठी अनुसूची में क्या हो जाएगा आपका, तो ये जगह आपका 3 में जगह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। ध्यान रखिए। अभी में आपका 7वीं अनुसूची
सातवीं अनुसूची आपका हो जाएगा 1 में हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची में। 80 में हो जाएगा 8वीं अनुसूची आपका कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मान्यता प्राप्त सभाएं। 8वीं अनुसूची में तो देखिए सभी तो मान्यता भाषाएं तो है ही है। ऑप्शन डी में 9वीं अनुसूची में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 31 का बी के अंतर्गत संरक्षित कानून, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ वीडियो आप लोग थोड़ा सा पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब प्रश्न नंबर 22 की ओर बताइएगा, संवैधानिक अनुसूचियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, संवैधानिक अनुसूचियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। इसमें बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। एक में देखते हैं आप लोग क्या है, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। देखिए एक तो आपका जो है बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए एक आपका बिल्कुल सही है। 2 में है 11वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। बताइए क्या ये सही संबंधित है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ये 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची जो है सो आपका पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है आपका, 11वीं अनुसूची आपका पंचायत से संबंधित है। यहाँ ध्यान, यहाँ नगर पालिका को हटाकर यहाँ पर पंचायत लगा दीजिए, पंचायत लगा दीजिएगा। अरे 12वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है, गलत है। 12वीं अनुसूची आपका नगर पालिका से संबंधित है। क्या है आपका, यहाँ पर लगा दीजिएगा नगर पालिका, नगर पालिका। उल्टा सीधा कर दीजिएगा, 11वीं अनुसूची वाला जो आंसर है सो 12 में कर दीजिएगा, 12वीं अनुसूची वाला जो है सो 11 में कर दीजिएगा। यानी इसका सही उत्तर इसमें बोले तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर जो है, केवल एक इसमें से आपका सही था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, एक सेकंड से देख लेते सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। चलिए अगला देखिए 23 नंबर प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ध्यान में रखिएगा, इसमें बोल रहा कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान रखिए कौन सा कथन आपका सही है। चलिए एक में देखते हैं, इसने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े। क्या कथन एक आपका सही है, ध्यान रखिएगा क्या कथन एक आपका सही है, इस पर फोकस कीजिएगा। तो कथन एक आपका जो है सो बिल्कुल सही है, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 देखते हैं हम लोग, इसमें संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं, बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संबंध में कथन 2 भी आपका सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, ध्यान रखिएगा। कथन 3 में इसमें संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी, बिल्कुल गलत है। 3 जो है आपका बिल्कुल गलत है। देखिए 9वीं अनुसूची के बारे में थोड़ा सा हम लोग बढ़िया जानते हैं। देखिए 9वीं अनुसूची को बहुत पहले प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से अनुच्छेद 31 का बी के साथ जोड़ा गया था। यहाँ आपका बोल रहा है 42वें संविधान नहीं, 31 का बी के साथ जोड़ा गया था। अतः मुख्यतः ये भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक चुनौती से बचाता है। ध्यान में रखिएगा, इसका सलूशन हम बता दिए 3 का। 4 में है, इसे नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSPS जोड़े, जैसे मुक्त कानूनी सहायता, कर्मचारियों को भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण। क्या कथन 4 सही है, तो कथन 4 आपका जो है सो बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बस कौन बोल रहा कौन सा सही है, तो 1, 2 और 4 सही है। तो 1, 2 और 4 कौन सा ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1, 2 और 4 कहाँ है, 1, 2 और 4 देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर देखिए, यहाँ बोल रहा कौन सा कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। बताइए किसने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा। बताइए किसने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा, बताइए किसने कहा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका कहा था N.A. पालखीवाला। कौन कहता, पालखीवाला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका अगर व्याख्या हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, देखिए इसके बारे में क्या है, N.S. पालखीवाला। ध्यान रखिएगा, देखिए N.S. पालखीवाला ने यह प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा, ध्यान रखिएगा था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 25 की ओर। भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए, सच सच बताइएगा। अगर कर दिए भैया तो आपको दिल से थैंक यू बोल रहे हैं भैया, आप सपोर्ट कर रहे हैं तो वही मेरे लिए काफ़ी है। 25वां प्रश्न बताइए, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बताइए किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका कौन
बताइए क्या बोल रहा है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, किस मामले में? तो ये बेरूबारी संघ मामला में कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिए, देखिए बेरूबारी संघ मामला 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। बताइए किस मामले में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति राज्यपाल की शक्ति से अधिक व्यापक है? मतलब किस मामले में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति राज्यपाल की शक्ति से अधिक व्यापक है? बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कोर्ट मार्शल की सज़ा। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोर्ट मार्शल की सज़ा। देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 72, ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सज़ा के मामले में क्षमादान क्या प्रबलीलंबन विराम परिहार प्रदान करने की अथवा दंडादेश को निलंब या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता नहीं इसका हमको भी समझ में नहीं आया कुछ प्रश्न के बारे में। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग एक और कर करके देखते हैं। देखिए एक में अनुच्छेद 105 संसद की शक्तियाँ और विशेषाधिकार बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक बिल्कुल सही है, क्योंकि धन विधेयक 110 में है, अनुच्छेद 110 में है ही है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा बिल्कुल सही है। डी में आपका अनुच्छेद 123 क्या राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा बिल्कुल गलत है। डी जो है आपका बिल्कुल गलत है भैया, ध्यान में रखिएगा। देखिए 123 जो है, अनुच्छेद 123 के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 210 में है। राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा आपका कितना में? 210 में है। कितना अनुच्छेद में है? तो 210 अनुच्छेद में। ध्यान में रखिएगा। 123 में आपका है राष्ट्रपति के क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद 123 में। ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें बोल रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही सुमेलित नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए सही उत्तर इसमें चुनने बोल रहा है। मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा है? चलिए एक में देखिए आपका क्या है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, बिल्कुल अनुच्छेद 1 सही आपका है। देखिए 2 में आपका बोल रहा है भारत में संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना, बिल्कुल सही है। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य के बारे में कथन 1 कथन 2 आपका सही है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा भैया, कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। कथन 3 में आपका बोल रहा है समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता प्रदान करना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है भैया। देखिए 3 जो आपका गलत है। देखिए अगर 3 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे, देखिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह अनुच्छेद 39 का ए के तहत राज्य की नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है। क्या है? राज्य का एक नीति का निर्देशक सिद्धांत है। ध्यान में रखिएगा, ये 39 का ए में है आपका, ध्यान रखिएगा। 4 में देखिए आपका क्या है, पोषक स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ऊपर उठाना, बिल्कुल गलत है। कथन 4 भी आपका गलत है। देखिए पोषक स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ऊपर उठाना, ये अगर हम लोग इसके बारे में देखते हैं तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर। देखिए पोषण और जन स्वास्थ्य के स्तर को ऊपर उठाना भी कई मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्या है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य की नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है। ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 इसमें से आपका सही है। मौलिक कर्तव्य के बारे में 1 और 2 आपका सही है। 3 और 4 आपका गलत था। 3 और 4 का हम सही से आपको सोल्यूशन बता दिए हैं। चलिए 29 नंबर पर देखिए, और माफ़ कीजिएगा इसका आंसर हम नहीं लिख पाए हैं, थोड़ा सा हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, इसका आंसर हम नहीं लिख पाए हैं। अगर इसका आंसर आप लोग मिलान करके बता दीजिए, इसका मिलान क्या होगा नहीं होगा कमेंट में कर दीजिए इसका आंसर। चलिए आगे मिलान करते हैं हम लोग 30 नंबर का। चलिए बताइएगा, सूची 1 में राज्य है, सूची 2 में गठन की तिथि वर्ष, ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलान करते हैं इसका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। मतलब नागालैंड ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। गठन की कब, ये गठन का तिथि वर्ष क्या है?
तो आपका हो जाएगा 31 दिसंबर 1973। मतलब कि कब ये बने थे बताइए। मेघालय का आपका स्थापना दिवस है 21 जनवरी 1972। मिजोरम का आपका कब है, तो आपका है 20 फरवरी 1987 को है। छत्तीसगढ़ का आपका है 21 नवंबर 2000 को। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा भैया। ध्यान रखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ कर लीजिए ना भैया। क्या कर रहे हैं भैया आप भी, अपना भाई को सपोर्ट नहीं दिखाइएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असम से अलग करके नहीं बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असम से अलग करके नहीं बनाया गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको घुमा रहा है, नहीं बनाया गया था। तो ये आपका ध्यान में रखिए कौन कौन सा हो जाएगा। आपका हो जाएगा देखिए त्रिपुरा हो गया और मणिपुर हो गया। क्या हो गया, त्रिपुरा और मणिपुर हो गया। असम से आपका नागालैंड बने हैं और मिजोरम बने हैं। ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, क्योंकि अभी नागालैंड के बारे में ऊपर बताएं कि स्थापना कब हुआ था, मेघालय के बारे में बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 32 के बारे में, मतलब कि क्वेश्चन 32 के बारे में। अनुच्छेद 342 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 342 के संबंध में चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 342 के संबंध में बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। एक में देखते हैं अनुसूचित जनजातियाँ को राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही है। 2 में आपका राज्यपाल का अंतिम एसटी सूची तैयार करते हैं, बिल्कुल गलत है। 2 जो है आपका बिल्कुल गलत है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए राज्यपाल अनुसूचित जनजाति एसटी की अंतिम सूची तैयार नहीं करते हैं। यहाँ बोले सूची तैयार करते हैं, ये अंतिम सूची तैयार नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 में देखिए आपका क्या है, संसद कानूनी द्वारा एसटी सूची में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 इसमें से आपका सही था अनुच्छेद 342 के संबंध में। ध्यान दीजिएगा। इसका डेफिनेशन क्या देखिएगा भैया, इसको आपको शॉर्ट में जितना, ये आपका पॉलिटी हो गया, आप जितना शॉर्ट में आप कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न नंबर 33 पे आ जाते हैं। चलिए देखिए मिलान करने वाला है, थोड़ा इसको जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन डी है, छट गया इसमें। देखिए सूची 1 में क्या है, संवैधानिक निकाय अधिकार है। सूची 2 में अनुच्छेद है, बताइएगा। बताइए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बताइए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 238 के तहत। 238 कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ध्यान रखिए बी में आपका है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद आपका 338 का ए में किया गया। कहाँ किया गया था, अनुच्छेद 338 का ए में किया गया, यानी ए में है आपका। बताइए अगला है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपका कब किया गया था, तो अनुच्छेद 338 का बी में किया। 338 कहाँ है, 338 का बी, तो यहाँ देखिए 338 का बी सी हो जाएगा आपका 4 में। और डी में आपका भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी, आपका अनुच्छेद 350 का बी में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 34 की ओर। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए कोलेजियम में निम्नलिखित में से शामिल होते हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में निम्नलिखित शामिल होते हैं, बताइए कौन शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। ध्यान में रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न नंबर 35 की ओर। बताइएगा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें बोल रहा ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें बोल रहा ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए एक में देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही आपका है। 2 में है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल गलत है। 2 का आपका बिल्कुल गलत है,
दो का आंसर क्या होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ध्यान में, इसका भी आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। यहाँ पूरा राज्यपाल के द्वारा की जाती है नहीं, आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल एक इसमें से आपका सही था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 36 की ओर। देखिए, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के गठन या शक्ति से संबंधित है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के गठन या शक्ति से संबंधित हैं, बताइएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? एक सेकंड रुक जाइए, इसका थोड़ा सा पेज थोड़ा उलटने दीजिए हमको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ध्यान में रखें, अनुच्छेद 216। क्या है? अनुच्छेद उच्च न्यायालय से गठन शक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 216 से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। देखिए, अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। ध्यान में, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जो राष्ट्रपति के समय समय पर आवश्यक समझेंगे। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में, आपातकाल का संबंध, ध्यान में रखिएगा, फोकस कीजिए आपातकाल। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है आपका? इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। देखिए, एक में आपका क्या, आर्टिकल 356 राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा है, बिल्कुल गलत है। अब क्या करेंगे? फर्स्ट ही आपका गलत है। जो देखिए क्या बोल रहा है, आर्टिकल 256 राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल गलत है आपका। देखिए, एक का अगर सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित नहीं है। क्या राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित नहीं है? यह राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्यान में रखिएगा, ये आपका राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा। अदू में आपका है, इसकी घोषणा सिर्फ युद्ध की घोषणा के बाद ही की जा सकती है, बिल्कुल गलत है। दो भी आपका गलत है। दो का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा आपका, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए वास्तविक युद्ध शुरू होने का इंतजार करना जरूरी नहीं है। इसकी घोषणा तब भी की जा सकती है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का समान खतरा है। ध्यान रखिएगा। 3 में आपका, इसकी घोषणा के लिए कैबिनेट मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यक है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में ऑप्शन नंबर ये 3 जो है आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 3 इसमें से आपका सही था। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? राष्ट्रपति शासन के संबंध में। इस चीज़ पर आप लोग को ध्यान देना है। राष्ट्रपति शासन के संबंध में आपको ध्यान देना है। देखिए, कथन एक आपका क्या बोल रहा है, कथन एक में आपका बोल रहा है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक जारी रह सकता है, बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिएगा, कथन एक आपका बिल्कुल गलत है। देखिए, एक बार मंजूरी हो जाने पर यह एक बार में 6 महीने तक जारी रखता है। कहाँ रखता है? जारी रखता है। ध्यान में रखिए, राष्ट्रपति शासन को संवैधानिक शर्तों के अधीन अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। कितना? 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इसका सोल्यूशन हम बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप लोग को थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो वीडियो आप लोग पीछे कर सकते हैं। दो में आपका है, कौन सा सही बोला था? राष्ट्रपति शासन के सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, बिल्कुल गलत है। दो भी आपका बिल्कुल गलत है। देखिए, मणिपुर में सबसे अधिक बार 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कितना बार लगाया गया? 11 बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, और आपका उत्तर प्रदेश में जो है सो 11 बार बना हुआ है। ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सही बोला था तो आपका ना ही एक सही है, ना ही आपका 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही है। एक में देखते हैं, अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताएं केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण पर आधारित आपातकाल के दौरान ही स्वतः निलंबित होती है। कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अधिकारों के संबंध में कथन एक आपका सही है। ध्यान दीजिएगा। दो में बोल रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। क्या कथन 2 सही है? तो बिल्कुल गलत है। पर कथन 2 जो है आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा। देखिए, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 20 और 21 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाता है। यहाँ बोला निलंबित किया जा सकता है, ये निलंबित नहीं किया जा सकता है।
यह सुरक्षा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा प्रदान की गई थी। ध्यान दीजिएगा कथन 3 में आपका बोल रहा है राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों को प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। कथन 3 जो है सो आपका बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा कथन 4 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। क्या कथन 4 आपका सही है? तो ध्यान रखिए कथन 4 आपका जो है सो बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए कथन 4 आपका गलत है। 4 का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकारों स्वतः निलंबित नहीं किए जा सकते। यहाँ बोल रहे निलंबित किए जा सकते हैं, स्वतः निलंबित हो जाते हैं, निलंबित नहीं किए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा यहाँ बोल रहा है निलंबित नहीं हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के तहत केवल विशिष्ट प्रभाव ही लागू होते हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 3 इसमें से आपका सही था, ध्यान दीजिएगा। चलिए 40वें प्रश्न पे आते हैं हम लोग, मिलान करने वाला। चलिए मिलान करते हैं। देखिए सूची 1 में क्या है? विधेयक है। सूची 2 में क्या है? अनुच्छेद है। बताइए धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित? सब तो आंख बंद करके आप लोग बताइएगा किसे, तो आपका बताइएगा अनुच्छेद 210 से धन विधेयक है। धन विधेयक एक सेकंड रुकिए। धन विधेयक आपका 210 अनुच्छेद से है, फिर से गलत होना, अनुच्छेद 310 से है। बताइए साधारण विधेयक, ये आप सबको आंख बंद के मारना है, 107 अनुच्छेद में है। वित्त विधेयक या आंख बंद करके मारना है, अनुच्छेद 117 से है। बताइए संवैधानिक संशोधन विधेयक, ये आपका आंख बंद करके मारना है, अनुच्छेद 368। अब ये अगर आप नहीं जान रहे हैं तो अब तो बेकार में पढ़ रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं फिर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 41वां प्रश्न। देखिए संसदीय प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? संसदीय प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रहे, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद समझिएगा। देखिए इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन सा कथन सही है, इस पर फोकस करना आप लोग को। देखिए 1 में आपका बोल रहा है, देखिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। संसदीय प्रस्तावों के संबंध में कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका बोल रहा है निंदा प्रस्ताव आलोचना के कारणों का उल्लेख होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। 3 में आपका है स्थगन प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। क्या बोल रहा है? दोनों में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। देखिए स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही स्वीकार्य है, राज्यसभा में इसकी अनुमति नहीं है। क्या है? इसके सिर्फ लोकसभा में ही स्वीकार है, राज्यसभा में इसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि इनमें से सरकार के प्रति निंदा का तत्व निहित होता है। देखिए 3 का आंसर बता दिए हम। 4 का देखिए बजट चर्चा के दौरान राज्यसभा में कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है। कथन 4 जो है आपका गलत है। कथन 4 भी आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? कटौती प्रस्ताव। देखिए कटौती प्रस्ताव जो है, कटौती प्रस्ताव के संबंध में लोकसभा का अनुदान मांगों पर मतदान से है। क्या है? अनुदान मांगों के मतदान से है। राज्यसभा बजट पर चर्चा तो करती है, लेकिन अनुदानों मांगों पर मतदान नहीं कराती है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये 3 तो आपका सही उत्तर हो गया, लेकिन 4 में थोड़ा सा हमको थोड़ा डाउट हो रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही पूछ रहा था, 1 और 2 आपका इसमें से सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 और 2, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 42। ध्यान रखिएगा, सॉरी 1 सेकंड रुक जाइए। प्रश्न नंबर 42 देखिए आपका क्या है। भारत के पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण सुविधा का शुभारंभ किया गया है। क्या है? भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण सुविधा का शुभारंभ किया गया है। बताइए कब किया गया है और कहाँ किया गया है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है? अमरावती में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर परीक्षण सुविधा अमरावती क्वांटम फॉरेंस फैसिलिटी का शुभारंभ क्या है? कहाँ किया गया था? तो SRM विश्वविद्यालय अमरावती में किया गया था। ध्यान रखिएगा। ये कब किया गया था? बोले था कब किया गया था, तो ये आपका 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर किया गया था। कब किया गया था? 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 43 की ओर। बताइएगा दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा डैश 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 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है। बताइए दिल्ली देहरादून आर्थिक
बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 210 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210 किलोमीटर। बताइए दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा 210 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है, कितना है, 210 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, देखिए दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था, तो 14 अप्रैल 2026 को किया गया था। ध्यान में रखिएगा। यह कितना लंबा है, तो 210 किलोमीटर राजमार्ग है। इनका निर्माण में लगभग कितना करोड़ रुपया लगा है, चलिए बताइए, तो 11,868 करोड़ रुपया का लागत है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर प्रश्न की ओर। बताइए नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार भारत अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो बताइए कौन सा नंबर पे आता है, तो ये आपका 6वें नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है, 6वें नंबर पे आता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। बताइएगा ऑपरेशन अपस्ट्रीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन अपस्ट्रीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रतिबंध प्रदर्शन क्या वर्धक दवाओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं के विरुद्ध डोपिंग रोधी कार्रवाई है। ये देखिए कथन एक ही आपका इसमें से सही है, अब बी और सी और डी आपका सही सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। भारतीय प्रवासी नागरिक OCI कार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। भारतीय प्रवासी नागरिक OCI कार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। एक देखते हैं हम लोग। भारतीय प्रवासी नागरिक OCI कार्ड की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है भैया, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। 2001 में नहीं की गई थी, ये आपका 2005 में की गई थी। यहाँ 5 लगा दी, 2005 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। दो में देखिएगा, भारत ने श्रीलंका को भारतीय मूल समुदाय के लिए OCI कार्ड क्या पात्रता को 6ठी पीढ़ी तक विस्तारित करने की घोषणा की है। बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। तो भारत की पहली उन्नत 3D चिप पैकेजिंग इकाई का आधारशिला रखी गई है। बताइए भारत की पहली उन्नत 3D चिप पैकेजिंग इकाई का आधारशिला रखी गई, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा आपका, भुवनेश्वर में रखी गई थी। कहाँ रखी गई थी, आपका भुवनेश्वर में रखी गई थी। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा एकदम। किस देश में एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम लॉन्च किया है? तो किस देश ने एटलस ड्रोन स्वार्म क्या स्ट्रीम लॉन्च किया है? पता है कौन सा देश किए हैं? तो आप लोग सीधा सीधी बताइएगा। आप चीन ने किए थे। कौन किए थे? आपका चीन किए थे। चलिए थोड़ा सा यहाँ से फास्ट से चलते हैं क्योंकि ये सब ऑनलाइनर है। ये देखिए आपका करंट अफेयर्स आ गया, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम नहीं लेना है। एप्पल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एप्पल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका जॉन टर्नस को किया गया था। किसको किया गया था? जॉन टर्नस को किया गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। चलिए बताइएगा, विशेषाधिकार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? विशेषाधिकार समिति के संबंध में। इससे बोल रहा कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? तो एक में देखते हैं आपका, लोकसभा विशेषाधिकार समिति के 15 सदस्य होते हैं। ध्यान में रखिए, विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य आपका होते हैं। तो में आपका लोकसभा में हाल ही में गठित विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद हैं। बिल्कुल सही है, विशेषाधिकार के समिति के अध्यक्ष आपका कौन है? तो आपका अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर, इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसमें से आपका सही था। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 51 की ओर। बताइएगा, भारत में हाल ही में किस देश के साथ 5 वर्षों के लिए दालों के आयात संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? बताइए, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 5 वर्षों के लिए दालों के आयात संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बताइए कौन सा देश? आप लोग कमेंट जल्दी बता दीजिए। अगर आप लोगों को पता है तो वीडियो को रोकिए, उसका कमेंट बता दीजिए। उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका म्यांमार हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं भैया, तो आप लोग थोड़ा सा भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। कि रास रफान गैस सुविधा किस देश से संबंधित है? तो रास रफान
रास लफान गैस सुविधा किस देश से संबंधित है? तो ये आपका कतर से संबंधित है। ध्यान रखिए कहाँ से संबंधित है? तो आपका कतर से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए वन लाइनर है, इसमें आपको टाइम नहीं लेना है। ये अंग्रेजी उपन्यास क्रम्सन स्प्रिंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? बताइए अंग्रेज उपन्यास क्रम्सन स्प्रिंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? बताइए। तो ये आपका क्या नवतेज सजना ने जीता है। कौन जीते हैं? आपका नवतेज सजना ने जीते हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रश्न नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्या विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो अब ध्यान में रखिएगा आपका कहाँ? याओंडे कैमरून में किया गया था। कहाँ किया गया था? याओंडे कैमरून में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। बताइएगा प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अधिनियम। अरे यार, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन को 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? को 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इनमें बोल रहा कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिए कौन सा कथन सही है। चलिए एक देखते हैं हम लोग। देखिए एक में आपका है यह आयोजन नैरोबी केन्या में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही। किसके बारे में? कोप 15 के संबंध में आपका कथन एक बिल्कुल सही है। 2 में आपका है इस वर्ष का थीम क्या है? कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ थी। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। खाना भी बनाना है भैया अभी जाके। भारत के पास निम्नलिखित से किन स्थानों पर राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार है? बताइए भारत के पास निम्नलिखित में से किस स्थानों पर राजनीतिक पेट्रोलियम का भंडार है? बताइए विकल्प दिया हुआ है कौन कहाँ कहाँ है, तो आप लोग ध्यान से बताइएगा। देखिए आपका विशाखापट्टनम के पास पेट्रोलियम भंडार है, आपका मैंगलोर में पेट्रोलियम भंडार है, ये आपका पादुर में आपका पेट्रोलियम भंडार है, लेकिन आपका कोच्चि में नहीं है भैया। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा। 57 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। देखिए भारत ने वर्ष 2035 तक वर्ष 2005 के आधार वर्ष की तुलना में अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम 47% की कमी लाने की घोषणा की है। कितना? 47। यहाँ लगा दीजिएगा 47 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखिए। संरक्षण के लिए आत्मकथा श्रेणी यूएस नेशन बुक क्रिटिक्स सकल पुरस्कार 2026 किसने जीता है? क्या संस्मरण के लिए आत्मकथा श्रेणी में यूएस नेशन बुक क्या क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार 2026 किसने जीता है? ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अरुंधति रॉय ने जीते। कौन जीते हैं? तो आपका अरुंधति रॉय ने जीते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए। मटेरियल प्रोटोकॉल के कगाली संशोधन पर सहमति हुई थी। मतलब मटेरियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन पर सहमति हुई थी। ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सहमति हुई थी। तो ये आपका 2016 में सहमति हुई थी। क्या हुई थी? मटेरियल प्रोटोकॉल के कगाली संशोधन पर 2016 में सहमति हुई थी। चलिए देखिए वन लाइनर था इसमें, तो जल्दी से हम लोग वहाँ निकल गए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए फर्स्ट ब्रीड रिएक्टर भारत के त्रिचरणीय परमाणु कार्यक्रम के किस चरण से संबंधित हैं? तो किस चरण से संबंधित है? तो ये आपका द्वितीय चरण से संबंधित हैं। देखिए अब क्या है? फर्स्ट ब्रीड रिएक्टर FBR भारत के त्रिचरणीय परमाणु कार्यक्रम का द्वितीय चरण का हिस्सा है। द्वितीय चरण का आपका हिस्सा है। 61वां प्रश्न देखिए। स्टेट ऑफ इंडियाज बेटस 2025-26 के अनुसार किस राज्य में चमगादड़ों की प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है? बताइए स्टेट ऑफ इंडियाज बेटस 2024-25 के अनुसार किस राज्य में चमगादड़ों की प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ध्यान में रखिएगा। आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा चमगादड़ों की संख्या दर्ज की गई है पश्चिम बंगाल में। देखिए वर्ष 2025-26 के लिए बिहार के नए मुख्यमंत्री क्या है? वृजन पेंशन योजना
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बोला? वर्ष 2025-26 के लिए बिहार में मुख्यमंत्री क्या है वृद्धन पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, तो आप लोग बताइएगा। ये आपका हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अरे यार, इसका तो आंसर भी नहीं लिखे हम, इसका आंसर नहीं लिख पाए भैया, थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। चलिए, अगर इसका आंसर देखिए 62 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए, अगला 63 नंबर प्रश्न देखिए, वार्षिक PLFS 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार सामान्य स्थिति के तहत भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर स्तर तक पहुंच गई है। बताइए किस स्तर तक पहुंच गई है? तो ये आपका ध्यान में रखिए 41.7% तक पहुंच गई है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर क्या बढ़कर 41.7% के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। चलिए, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 का भी देखिए आंसर हम नहीं लिख पाए हैं, माफ़ कर दीजिएगा, इसका भी आंसर हम नहीं लिख पाए हैं, थोड़ा माफ़ी चाहते हैं भैया। कुछ आंसर देखिए हमसे छूट गया क्योंकि उसका आंसर हमको मिला ही नहीं है। इस सर का क्लास तो नहीं लिया जो कि हमको सारा PDF पर सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, भारत के जनसंख्याकीय लाभांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष 2040 तक इससे आर्थिक लाभ प्राप्त करने में प्राथमिक चुनौती नहीं माना जाता है? क्या भारत के जनसंख्याकीय लाभांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष 2040 तक इसके आर्थिक लाभ प्राप्त करने में प्राथमिक चुनौती नहीं माना जाता है? तो ये कहना माना जाता है कुल प्रजनन दर का प्रतिस्थापन स्तर 2.1 के नीचे गिरना। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था समझ में नहीं आया? बिहार के मिशन परिवर्तन मुख्यतः सार्वजनिक सेवा वितरण के किस पहलू पर केंद्रित है? क्या बोल रहा है? बिहार के मिशन परिवर्तन मुख्यतः सार्वजनिक सेवा वितरण के किस पहलू पर केंद्रित है? किस पहलू पर केंद्रित है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, चिकित्सा महाविद्यालयों में अस्पताल प्रबंधन तथा रोगी केंद्रित सेवाओं में सुधार करना है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ता हम लोग प्रश्न नंबर 67 की ओर। बताइए, सूर्योदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रत्यक्ष लाभार्थी राज्य के रूप में शामिल नहीं है? बताइए, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्या है प्रत्यक्ष लाभार्थी राज्य के रूप में नामित नहीं है? तो आपका छत्तीसगढ़ नहीं है। ध्यान में रखिएगा, कौन सा नहीं है आपका? छत्तीसगढ़ नहीं है। देखिए, सूर्योदय क्या हो रहा है? पूर्वोदय योजना का उद्देश्य विशेष रूप से पूर्वी भारत के राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान करना है। ध्यान में रखिएगा, इसके अनुसार बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को आपका लाभार्थी राज्य में शामिल किया गया है। चलिए, अगला आता है प्रश्न नंबर 68 की ओर। बताइएगा, मुद्रा ऋणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या बोल रहा है? मुद्रा ऋणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ए में क्या बोल रहा है? देखिए, मुद्रा लघु उद्यमियों के प्रत्यक्ष रूप में ऋण प्रदान करने वाली संस्था के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही है। बी में है लास्ट माइल क्या फाइनेंसर्स मॉडल के माध्यम से बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। सी में है मुद्रा कार्ड क्या ओवरड्राफ्ट के रूप में कार्यशील पूंजी सुविधा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में से डी, एक से अधिक, यानी तीनों आपका इसमें से सही है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 69 की ओर। चलिए, बताइएगा 69वां प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वाइब्रेट विवेचन प्रोग्राम का एक घटक नहीं है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम का एक घटक नहीं है? तो आपको कौन सा नहीं है? तो सीमा चौकियों तक रेल गलियारों का निर्माण।
ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें बोला कौन सा नहीं है, ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसका व्याख्यान देखेंगे तो देखिए वाइब्रेट क्या है, विलेजेज प्रोग्राम का उद्देश्य उत्तरी सीमा के लगे गांवों की आवश्यकता में अवसंरचना का विकास करना है ताकि जीवन स्तर में सुधार हो तथा ब्रह्म प्रवासन पर रोका जा सके। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 70 की ओर। तो बिहार में कृषि रोड मैप 4.0 में किस राज्य के किसानों पर लघु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सी राजनीति केंद्रीय है? तो बिहार की कृषि रोड मैप 4.0 में राज्य के किसानों के क्या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम करने के लिए कौन सी राजनीति केंद्रीय है? कौन सी राजनीति केंद्रीय है? तो यह ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सभी 38 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि CRA। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए बिहार में कृषि रोड मैप 4.0 जलवायु के अनुकूल कृषि CRA को एक प्रमुख राजनीति के रूप में विशेष महत्व दिया गया है ताकि राज्य के 38 जिलों में कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके। जैसे रोड मैप को निम्नलिखित उपायों में से विशेष बल दिया गया है। फसल विविधीकरण पर जोर दिया गया है, सूखा एवं बाढ़ प्रतिरोधी फसलों किस्मों को बढ़ावा दिया गया है, मृदा स्वास्थ्य प्रतिबंध किया गया है। देखिए 10 सिंचाई एवं जल उपयोग पद्धतियाँ किया गया है। ध्यान रखिएगा ये सब आपका विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 71 नंबर प्रश्न देखिए केंद्रीय बजट 2026-27 में शून्य आधारित क्या बजटिंग प्रति सरकार के दृष्टिकोण का तात्पर्य है? क्या बोला केंद्रीय बजट 2026-27 में शून्य आधारित क्या है बजटिंग के प्रति सरकार के दृष्टिकोण का तात्पर्य है? तो आप ध्यान रखिएगा ये जगह प्रत्येक सरकारी विभाग को अपना संपूर्ण बजटीय अनुरोध का औचित्य प्रारंभ में सिद्ध करना होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 11 बज रहा है। देखिए सुबह का 11 बज रहा है, अभी तक खाना वाना भी कुछ नहीं बना है। लेकिन राष्ट्रीय लेखांकन के लिए आधार वर्ष को 2011-12 में बदलकर 2022-23 जैसे अधिक हालिया वर्ष कराने के पीछे सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय लेखांकन के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 जैसे अधिक हालिया वर्ष को रोकने के पीछे सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। प्रमुख उद्देश्य आपका क्या है? ध्यान में रखिएगा। देखिए संरचनात्मक परिवर्तनों तथा नई आर्थिक गतिविधियों को शामिल करना है। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 73 की ओर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। कितना बार ये बोलेंगे भैया आप लोग यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आप लोग पूरा वीडियो वॉच किया। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, ऐसे चला जाइएगा तो बताइए आपका भाई को थोड़ा सा मोटिवेशनल की कमी हो जाएगा, मोटिवेट हम नहीं हो पाएंगे। तो विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्या है एम्बर बॉक्स सब्सिडी का वर्णन करता है? एम्बर बॉक्स सब्सिडी का वर्णन करता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका ऐसी सब्सिडी जो व्यापार विकृत होती है तथा कटौती प्रतिबंधताओं के अधीन होती है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट दूसरा क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए भारत के कोर उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या भारत के कोर उद्योगों के संबंध में क्या बोला भारत के कोर उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, कौन सा कथन सही है। चलिए एक में देखते हैं हम लोग क्या है। 8 कोर उद्योगों का सूचकांक ICI औद्योगिकरण उत्पादन सूचकांक में शामिल निर्दों के भार का लगभग 40.27 भाग बनाता है। क्या कथन एक सही है? कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए 8 कोर उद्योगों में विद्युत उत्पादन का भार सर्वाधिक होता है, बिल्कुल गलत है। दो जो है आपका बिल्कुल गलत है। देखिए पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादकों का भ्रांत सबसे अधिक 28.4% है, जिनके बाद बिजली का स्थान आता है। अतः यह विश्लेषण की दृष्टि से इसकी रैंकिंग महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगर कथन 3 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। उर्वरक उत्पादन एकमात्र एक ऐसा कोर उद्योग है जिससे उच्च मुद्रास्फीति की अवधि सूचकांक में गणना शामिल नहीं किया जाता है, बिल्कुल गलत है। 3 भी देखिए आपका बिल्कुल गलत है।
3 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, उर्वरक उत्पादन का एक मूलभूत वैधानिक घटक है और मुद्रास्फीति के स्तर की परवाह किए बिना इसे सभी भी सूचकांक से बाहर नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर 1 का 2 का आंसर हम बता दिए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, 1 सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 इसमें से आपका सही है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, 75 नंबर प्रश्न, बाकी हम लोग देखेंगे कल। देखिए क्या है, VB जी राम जी, क्या है VB जी राम जी एक क्या है बताते। एक आपका ये हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय क्षेत्र योजना है, ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय क्षेत्र योजना आपका नहीं है, केंद्रीय प्रायोजित योजना है, बिल्कुल सही है आपका। ऐसी योजना है जो जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच निधि साझेदारी का अनुपात 60:40 है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी और सी आपका सही है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। बी और सी आपका सही है। चलिए वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और भैया सब्सक्राइब तो लास्ट में करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।